हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो आप सभी को सेंटर ऑफ सक्सेस में स्वागत है। तो फिर से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा एवं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न, जो कि करेंट अफेयर्स का है। बोला जा रहा है कि खासाबा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये कुश्ती खेल से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता नॉर्मन प्रिजर्ट थे, जो कि ये धावक खेल से संबंधित थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी रही थी, जो कि ये भारोत्तोलन से संबंधित है। वही ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जी रहे थे, जो कि ये निशानेबाज से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पे कौन सा क्रम है? तो ये 25वां क्रम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी हैं, जो कि ये 27वां हैं। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं, जो कि ये 29वां हैं। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने थे? तो ये बने थे ची यू जेन, चीनी ताइपे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो कुल 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वो आपका इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हैं। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो ये मेघालय की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मणिपुर राज्य में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर को सूचित किया गया था कि वह उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में लखनऊ शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बिहार में स्थित चंपारण जिले, जो कि किसानों पर की जा रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अन्य किसानों, जिनमें राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किए थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने इजरायल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन है अजय ऑपरेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान, जो कि अल अक्सा के तहत इजरायल पर हमला किया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजरायल ने हमास के ऊपर जवाबी हमला किया था। म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा को चलाया गया था। वही सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण यहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये केरल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया था, एवं इस स्कूल का उद्देश्य था कि छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि भारतीय सिनेमा का सर्वोत्तम
पुरस्कार है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर जूलियस के नायरे को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। इसमें 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक पट्टिका के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला उत्पाद शामिल हैं। नेल्सन मंडेला जी को 2000 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक ए बैटर्ड इंडिया ए बैटर्ड वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो ये है N.R. नारायण मूर्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रिथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक राजीव सीकरी जी हैं। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? तो ये है सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस, यानी ऑप्शन डी सभी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पीरे डी कुबेर्टिन ने की थी एवं पीरे डी कुबेर्टिन को ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कम्युनिस्ट शब्द जो कि 2021 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक लिखी गई है। रघुराम राजन द्वारा। वही निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईरान को 42-32 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। वही कप्तान पवन सरावत जी थे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आपका ये दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस ओजन का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा, जो कि हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं। बोला जा रहा है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो ये है शाहजहाँ के समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ के काल में ही दारा सिकोन ने उपनिषद का अनुवाद सीर अकबर के नाम से फारसी में किया था। दारा सिको शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। मज्म उल बहरीन दारा सिको की मूल रचना थी। शाहजहाँ ने दारा को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अन्य कृतियाँ का अनुवाद भी फारसी भाषा में किया गया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर बल्ख का युद्ध ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मोहम्मद के अधिकार में रहा था। वही बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध एवं हुमायूं चौसा का युद्ध ये सुमेलित है। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। 1907 में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट में बदल गए थे, गरम दल और नरम दल। दादा भाई नौरोजी जो कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, 1893 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एवं 1906 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी।
गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। अगला प्रश्न, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो यह है 13वां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 13वां शिलालेख है। अशोक के कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है इसमें। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक का अभिलेख सर्वाधिक प्राकृत जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। अशोक को उसके अभिलेखों में समानता देवम प्रिया प्रियदर्शी उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये है यक्षगान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यक्षगान के साथ साथ कुनीता, लाम्बी, करगा ये इत्यादि लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा राज्य की उपज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भारत सरकार ने जो कि अब 6 नृत्यों को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। सवारी, धुमड़ा, वैका आदि लोक नृत्य आपका ये उड़ीसा राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य हैं। तो अगला प्रश्न, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये है वृहद हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी औसतन ऊंचाई 1600 मीटर है। कश्मीर हिमालय करेवा के प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जो जिला पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में जैसे दरें स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की झील जो कि डल झील एवं उलर पानी की झील खारे झील लद्दाख के पेंगोंग और सुमिरोडी में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी गई है? तो ये पीटर ए पायर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद पे पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को नया मद बांधते हुए नए सिरे से मूल्यांकन करना ही शून्य बजट प्रणाली कहलाता है। भारत में प्रथम बजट जो कि 1860 में विल्सन ने पेश किया था। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के कार्य जो कि यह मुद्रा का निर्गमन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है, बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, साख नियंत्रण करने हेतु मौद्रिक नीति के निर्माण का भी कार्य करता है। तुलना के रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा का विनिमय दर को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार के परिप्रेक्ष्य का भी कार्य करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं। अगला प्रश्न, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 का जो कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से है। समवर्ती सूची जो कि केंद्र और राज्यों द्वारा बनाया गया कानून होता है, जिसमें मतभेद होने पर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। समवर्ती सूची जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला जा रहा है कि भारत में रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। बिल्कुल सही है। एवं ओस, ओमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो ये भी सही है। रबी फसल गेहूँ होता है, न कि धान होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 नहीं होगा सही उत्तर। ऑप्शन मैं जाना चाहूँगा ए के पास, जो कि 1 और 3 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रबी फसल गौ,
सॉरी दोस्तों, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये रबी फसलें हैं। वही खड़ी फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि आपका ये खड़ी फसलें हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश खालिस्तान का दौरा किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह का दौरा किया था, चंपारण का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी के चंपारण आने का अनुरोध किया था। वही चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। महात्मा गांधी दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। वहाँ पे चल के नमक कानून को तोड़े थे। वही साबरमती सत्या आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया था, जो कि 1917 में सत्या आश्रम को साबरमती तट पर हस्तांतरित किया जाता है एवं इसी का नाम साबरमती आश्रम रखा गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ध्वज सत्याग्रह 1923 में और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी जो कि 1432 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है। तो खरीफ फसल मेरा कौन आ गया था, आपका आ गया धान। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की जरूरत पड़ती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि, गन्ना, आपका ये खरीफ फसल के अंतर्गत ये फसलें आती है। अगला प्रश्न जो कि फिर से क्वेश्चन जो कि अभी रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप देख लीजिए कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो धूप, अंधा, शोर, तो शोर क्या आएगा, भारत से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका रीडिंग से संबंधित प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो साइकिल, पहिया, पक्षी, तो पक्षी पंख से संबंधित होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका ये सब मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 60 में भी आप बोल सकते हैं कि हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है, वही संबंध फसल पास्कल से किससे है, तो ये दाब से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 से देखिए, बोला जा रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो कि उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में पाया जाता है। काली मृदा जो कि मृगमने, गहरी और अपरामज्ञ होती है। इसमें लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षायुक्त क्षेत्रों में विकसित होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण होने से क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इस संदर्भ में भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली, के.एम. पनिकर एवं एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग ने राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाने का स्वीकार भी किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आदर्श आचरण संहिता कौन सा है। तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो ये है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है।
आपका ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है एवं जबकि आयरलैंड के संविधान से इसे स्पेन के संविधान से भी ग्रहण किया गया है। वही मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही मूल कर्तव्यों तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्यों जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में भारत के 2 बार जिक्र किया गया है भारत को। अगला प्रश्न, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1933 में, जिसका अर्थ होता है पवित्र देश। पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान जैसे स्थानों के पहले अक्षर का उपयोग करके पाकिस्तान नाम दिया गया था। मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है। वही स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है जोंगखा। जोंगखा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश है। 2008 में यह लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र बना था भूटान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कहते कि इथोपिया लुसाका ये सुमेलित नहीं है। इथोपिया जो कि ये अदिस अबाबा की राजधानी है। वही यूक्रेन की राजधानी क्यू है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, बोल्विया की राजधानी ला पाज है। तो इस प्रकार आप ला पाज है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। लुसाका आपका ये जाम्बिया देश की राजधानी है। बोल्विया एक स्थलरुद्ध देश है। बोल्विया का राष्ट्रीय मुद्रा बोल्वियानो है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिंधु लिपि आपका ये हड़प्पा लिपि से संबंधित है। मलयालम लिपि आपका ये करौली लिपि से संबंधित है। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि आपका ये आंध्र लिपि से संबंधित है एवं मैथिली लिपि आपका ये तिरहुता लिपि से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 4321 सही उत्तर हो जाएगा। मलयालम लिपि का उद्भव जो कि ग्रंथ लिपि से हुआ है। यह केरल में बोली जाने वाली मलयालम की लिपि है। मैथिली लिपि तिरहुता या मिथिलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऐमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है या किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के कोट्टायम जिले में यह पंचायत वार्डों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये बी.आर. मेहता जी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 तथा राष्ट्रीय विकास सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। पंचायती राज जो कि यह राजसूची का विषय है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 3 मूलभूत आवश्यकताओं को मिलाकर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिलाकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या बोला जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। अगला प्रश्न, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं?
तो ये ग्राम सरकार में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत को ही ग्राम स्वराज या ग्राम सरकार भी कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक रहा है। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो ये इटावा और गोरखपुर जिले में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। सामुदायिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की योजनाओं को स्वीकार किया गया है। कृषि एवं सामग्रिक कार्य हैं, परिवहन एवं संचार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भवन निर्माण, प्रशिक्षण एवं सामाजिक कल्याण आदि सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो ये है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका की राजधानी जो कि जयवर्धनपुरा कोट्टे हैं। अगला प्रश्न, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो ये भूटान से सीधे प्रवेश करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान तिब्बत से निकलने वाली यह पूर्ववर्ती नदी है जो बृहत हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी भूटान सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है एवं अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उनके प्रशासन के संचालन का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी 29 और 30 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन रहे थे? तो ये थे राम सुभग सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। वही मोरारजी देसाई ये भारत के पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कक्षा में सबसे नीचे बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो बोला जा रहा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ये कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक चला जाता है। इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से कम दूर रखना पड़ता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया जो कि उत्तल लेंस में उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रेसबायोपिया आपका ये बाइफोकल लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाहिक चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो ये है आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है, यानी 17। तो क्लोरीन 17। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या 35.5 है क्लोरीन का। वही कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है। हीलियम का परमाणु संख्या जो कि 2 है। परमाणु द्रव्यमान 4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
डैश खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो ये करता है टेलनेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। HTTP का नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीच वाले RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले RRY के संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो ये गोल और पीले होंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ये है फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूज का उपयोग किया जाने वाला घरेलू साधित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। अगला प्रश्न, शुष्का छिकोप मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो ये है परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक अधातु अर्थात नाइट्रोजन है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम ऑक्साइड Na2O एवं पोटेशियम ऑक्साइड K2O एवं कैल्शियम ऑक्साइड, आपका ये धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय वाली ये धातु है। वही कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसके बाद जिंक ऑक्साइड, उसके बाद लेड ऑक्साइड, उसके बाद टिन ऑक्साइड SnO2, आपका ये उभयधर्मी प्रकृति के हैं धातु। अगला प्रश्न, वायु का वेग संबंधित है तो ये दाब प्रवणता से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाब प्रवणता के कारण ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। यदि आंतरिक दबाव निम्न प्रकृति जैसे बाहरी दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होता है, इसे हम चक्रवात कहते हैं। वही आंतरिक दाब उच्च हो और बाहर की दाब निम्न हो तो वायु की गति अंदर से बाहर की ओर आता है, इसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिवर्तन की घटना की खोज 1666 में खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो ये है आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि उत्प्लावन बल का नियम दिया था, एवं हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 121 पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तब परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परागन में परागकणों का स्थानांतरण जो कि परागकोश से अधिकाग्र बर होता है। इसके उपरांत ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके दौरान नर एवं मादा युग्मक संलीनित हो जाते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है, जो युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है। निषेचित अंड बीज बन जाते हैं तथा बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो यह प्लास्टिक कुचालक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, दलहन एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, CH4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ये विटामिन के है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्तस्राव होने पर थाका बनने में देरी होता है। विटामिन के का उपयोग जो कि रक्त को पतला करने वाले कोमोडिन की अधिक मात्रा का प्रतिकार करने के लिए किया जाता है। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील है
और विटामिन ए, डी, ई और के आपका ये वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जंतुओं के इकाइनोडर्मेटा समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है एवं उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है। स्टार फिश आपने सुना होगा नाम, एवं एंटीजोन समुद्री खीरा, कुकीमेरिया आपका ये ड्राई इकोडर्मेटा संघ के जीव हैं। अगला प्रश्न, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो ये है 35 से 786 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपग्रह एवं पृथ्वी के कक्षीय अवधि के समान होने के कारण इसमें डॉपलर प्रवाह के घटित होने की संभावना को हम नगण्य होती है। भूस्थैतिक कक्षा में स्थित उपग्रह उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल पोर्टलैंड सीमेंट, ब्रिक्स, ब्लॉक, टाइल्स निर्माण, सड़क तटबंध निर्माण के निचले क्षेत्रों के विकास कार्यों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, जब किसी हवाई जहाज का वजन लिफ्ट बल के बराबर हो जाता है तो हवाई जहाज एक समान वेग से आगे बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग किया जाता है तो ये एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ECG हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि की माप करता है। अगला प्रश्न, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा था? तो ये बोहर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का सिद्धांत जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे निम्न श्रेणी में विभक्त किया जाता है। मुख्य पोषक तत्व जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में अधिक मात्रा में होती है। वही द्वितीय पोषक तत्व आपका ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के रूप में होता है। वही सूक्ष्म पोषक तत्व आपका ये आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, बेरिलियम, नाइट्रोजन के रूप में होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं तो ये बोल रहा है कहती कि एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एरिथ्रोज, टेट्रोज, सेक्राइड्स आपका ये सूत्र होता है जिसका C4H8 और ऑक्सीजन 4, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं। जाइलोज का सूत्र होता है C5H10O5 C5H10 और O5। अगला प्रश्न, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर तो ये विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती है, इसे हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है 134 के नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज दे दिया गया है। तो 10% नियम के अनुसार एवं 10% ऊर्जा की अगली पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है, वही शेष 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर द्वारा जैव प्रक्रमों में उपयोग कर ली जाती है। तब बाज को उपलब्ध ऊर्जा 5 किलो जूल होता है। वही मेढक को उपलब्ध ऊर्जा 50 किलो जूल होता है, जो कि ये 5000 का 10% हो गया। वही टिड्डे का उपलब्ध ऊर्जा ये 500 किलो जूल होगा, जो कि ये फिर भी ये 10% हो गया। तो इसी तरह घास का उपलब्ध ऊर्जा आपका ये 5000 जूल हो जाएगा, 5000 किलो जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी
5 चार ऑप्शन डी में ना है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो ये है मेलेनिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेलेनिन एपिडर्मिस में मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपका ये वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।